Hello everyone, today we will discuss motion, one of the most important chapter of physics, in which we will study what is motion, what is rest, kinds of motion, distance and displacement and etc. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मोशन जानेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन An object is said to be in motion if its position change with time relative to a fixed point or observer. एक वस्तु को हम मोशन में कहेंगे जब उसका पोजीशन समय के साथ चेंज हो किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में, चाहे जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके सापेक्ष में। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई आदमी है, यहाँ दूसरा आदमी है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 मीटर। ठीक है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए है, यहाँ है, चाहे यहाँ बी है। मान लेते हैं कि अगले 2 सेकेंड में इसका पोजीशन यहाँ चलाया, बी चलाया यहाँ, फिर अगले 2 सेकेंड में ये भी आ गया यहाँ। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए के रेस्पेक्ट में बी के जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बी जो है वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि बी इन द मोशन, इज इन द मोशन, बी मोशन में है। जबकि रेस्ट का डिफिनेशन जो होगा इसके जस्ट उल्टा होगा। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन कैन नॉट चेंज विथ टाइम रिलेटिव टू ए फिक्स पॉइंट। जैसे फिक्स पॉइंट यहाँ मान लीजिए कि किस सेकंड देखते हैं, यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ भी 2 मीटर का डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, चाहे दोनों पर्सन के बीच में। अभी हम 2 सेकेंड बाद देखते हैं, 2 सेकेंड बाद ऑब्जर्व करते हैं कि बी यहीं पे है, फिर 4 सेकेंड बाद देखते हैं तो भी बी यहीं पे है, 6 सेकेंड बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बी वहीं का वहीं स्टेबल है। तो हम कहेंगे कि ए के सापेक्ष में देखा जाए तो बी रेस्ट में है, क्योंकि बी में मूवमेंट नहीं है, समय के साथ मूवमेंट नहीं है, इसलिए बी किस में है, रेस्ट में है। चलिए अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करे, तो उसकी गति को क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बंदूक से जो गोली निकल रही है, बंदूक से निकली हुई गोली हो गई, की गति जो होगी उसको लीनियर मोशन कहेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन कहें तो स्ट्रेट लाइन, ये भी मोशन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये होल एक्सप्रेस करता है, जैसे कि कार की गति। तो कार के एवरी पार्ट्स का मूवमेंट हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, चाहे कॉल पाथ पे, तो इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। रोटेशनल मोशन से हमारा तात्पर्य हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे क्या करे, रोटेट करे, जितना उसका रेंज है एक्सिस का उसी पे क्या करे, रोटेट करे, तो ऐसे मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया स्पिनिंग ऑफ टॉप, लट्टू नाचता है जैसे, तो उसका एक रेंज होता है, उसका एक एक्सेस होता है, उसी पे वो मूव करता है। चाहे हम इसमें पृथ्वी के चारों ओर
सूरज के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन गति को भी देख सकते हैं, चाहे ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ अबाउट मीन पोजीशन, मतलब एक जो मीन पोजीशन है ऑब्जेक्ट का उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करें, तो इस तरह की गति को क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन से हमारा तात्पर्य है कि मोशन अलोंग विथ ए सर्कुलर पाथ। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करे तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि स्पिनिंग ऑफ बीन्स हो गया, सॉकर बॉल्स का ये मूवमेंट एक अलग, मतलब कि देखिए इसको हम ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए कि क्रिकेट में हम देखते हैं कि जो स्पिनर होता है वो बॉल फेंकने से पहले हाथ में बॉल को घुमाता है, तो उस समय जो बॉल का मूवमेंट होगा वो किस तरह का मोशन एक्सप्रेस करेगा? तो वो उस समय रोटेशनल मोशन एक्सप्रेस करेगा। चलिए इसके बाद में ऑसिलेटरी मोशन, मतलब ये देखिए ये एक फिक्स पॉइंट हो गया और इससे आगे और पीछे, आगे जाने का भी एक्सट्रीम पॉइंट है, इससे आगे नहीं जाएगा, और ये बैक आने का भी एक्सट्रीम पॉइंट है। यहीं पे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जब ऑब्जेक्ट करे तो इस तरह का मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। इसके अलावा भी है बहुत सारा, पीरियोडिक मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत ये है, मतलब उसके लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन का यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, जैसे फैन का गति हो गया, उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। चलिए अब शुरू करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम समझेंगे। डिस्टेंस कहें तो द टोटल लेंथ ऑफ ए पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस टू डायरेक्शन, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई रास्ते की कुल लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए स्केलर तो क्वांटिटीज आपका जो होता है वो दो तरह का होता है। एक हो गया वेक्टर क्वांटिटी, एक हो गया स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी का है तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, प्लस डायरेक्शन हो। उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का है तो such type of quantity which has only magnitude but not direction is known as स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आपको ज्ञात है ही, मैग्नीट्यूड बताते हैं। जैसे कि हमें 5 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर ये जो होगा वो एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब वहीं कहते हैं तो 5 किलोमीटर नॉर्थ तक जाना है तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? मीटर होता है। डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए इफ यू वॉक 5 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 5 मीटर बैकवर्ड, डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? 10, 5 या और 5 कितना हो गया? 10।
मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट along with direction is known as displacement। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब हुआ कि देखिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि 5 किलोमीटर आपको जाना है, तो किधर जाना है ये तो इससे क्लियर नहीं हो रहा है ना कि 5 किलोमीटर हमको ईस्ट जाना है, 5 किलोमीटर वेस्ट जाना है, 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, किधर जाना है कुछ क्लियर नहीं है। तो ये जो 5 किलोमीटर हुआ ये हमारा होगा केवल मैग्नीट्यूड। बट हम कहें कि हमको 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये तो मैग्नीट्यूड भी बता रहा है प्लस डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही हम मेजर करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किस पे, जो ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन किधर है, डायरेक्शन मतलब पोजीशन क्या है, डायरेक्शन किधर है, उस पर डिपेंड करता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। इफ यू वॉक 5 मीटर फॉरवर्ड एंड देन 5 मीटर बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। मतलब कैसे ये समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप 5 मीटर गए ए से बी गए फॉरवर्ड, पहले जा रहे हैं और फिर यहाँ से बी से फिर आप 5 मीटर चले गए बैकवर्ड, तो आपका अब जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए। तो आपका इस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो फिजिक्स के टर्म में देखा जाए तो आपने कोई मूवमेंट नहीं किया, जहाँ आप पहले थे वहीं पे चले आए, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। डिस्टेंस का ये एग्जांपल है, ये पहले बता दिया गया है कि दो बिंदुओं के बीच जो ये पथ जो होता है उसकी लंबाई को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। जबकि दो बिंदु के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसमें पहले वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनिशियल पॉइंट, और दूसरे वाले पॉइंट को क्या कहेंगे, फाइनल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ ऑफ द पार्ट कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर है। चलिए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। डिस्टेंस मतलब डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ टेकन और displacement depend only on the initial and
फाइनल पोजीशन, नॉट द पाथ टेकन। इसमें रास्ता वास्ता से कोई मतलब नहीं रहता है। जब भी हम मेजर करेंगे तो पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को मेजर करेंगे, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर ही है, और एग्जाम्पल भी हम लोग पहले देख चुके हैं। अब चलिए इसमें समझते हैं हम कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। ये मान लीजिए एक सर्कल हो गया, इसका ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये पहले देखिए, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू करती है और फिर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर यहीं पे आ जाती है, तब यहाँ डिस्टेंस क्या होगा। ये पहला कंडीशन है हमारा, तो इस केस में डिस्टेंस होगा हमारा, डिस्टेंस बराबर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, या कहें तो टू पाई आर। जहाँ पाई के वैल्यू कितना होता है, पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि ये जो सर्कल है उसका रेडियस 70 मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस अभी देखिए हम लोग क्या होगा, 2πr होगा। 2π के वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। रेडियस कितना होगा, 70 होगा। 7 से 70 कितना बार में गया, 10 बार में, तो ये कितना हो गया, 440 मीटर हो गया डिस्टेंस। जबकि हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है, और फिर पहुँच गया यहीं पे। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है उसका फाइनल पॉइंट बराबर है किसके, इनिशियल पॉइंट के। दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही जगह पर लाई कर रहा है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल में से इनिशियल दोनों जब इक्वल है तो फाइनल में से इनिशियल हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, इस केस में 0 होगा। इसको नोट डाउन करिए। चलिए फिर दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, केस सेकंड स्टडी करेंगे। चलिए
सेकेंड केस देखते हैं। मान लिया जाए कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर पाथ पे चले, सेमी सर्कुलर पाथ पर चले, ठीक है। तो इस केस इसमें भी हम मान लेते हैं रेडियस कितना है, रेडियस 70 मीटर आपका है, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होगा, ये केस आपका सेकेंड हो गया। इस केस में डिस्टेंस देखेंगे तो ये पहले वाले केस से क्या आधा है, मतलब 2πr/2 होगा। पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और रेडियस कितना है 70 मीटर। कैंसिल आउट हुआ तो 10 बार में गया, यानी कि डिस्टेंस कितना आपने ट्रेवल किया 220 मीटर, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आपका हुआ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और ये हुआ फाइनल पॉइंट, ठीक है। दोनों के बीच में ये सेंटर से सरकमफेरेंस पे ये रेडियस हो गया, ये फिर सेंटर से रेडियस, मतलब ये हुआ 70 मीटर और ये भी हुआ 70 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 70 मीटर प्लस 70 मीटर, यानी कि कितना हो गया 140 मीटर, ठीक है। क्लियर है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं और तीसरा केस ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा केस भी एक सर्किल का तीसरा कंडीशन बनता है। जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ना कंप्लीट करके यहाँ से बस यहाँ तक चले, ठीक है, यहाँ तक चले, ठीक है। तो ये तो हमारा डिस्टेंस, ये केस 3 है, ये डिस्टेंस एक्सप्रेस करेगा। ये जनरली इसको नाम क्या देते हैं हम, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क हो गया। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये मान लीजिए कि एंगल थीटा है, तो लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, ये पूरा तो 2πr होता है और पूरा एंगल कितना बनेगा 360 का, तो 360 में से ये कितना हुआ थीटा हुआ, सरकमफेरेंस कितना हो गया 2πr हुआ। इससे ये डिवाइड हो गया तो 180 हुआ, यानी कि थीटा बाई 180 इंटू πr, ठीक है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा कि ये आपका ये हो गया इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और ये हो गया फाइनल पॉइंट,
तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड है उसकी लेंथ वही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर हुआ। चलिए एक चौथा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट चलिए चलिए ये केस 4 हो गया आपका। इसको हम ले लिए ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ की ओर चली, ठीक है 5 मीटर, फिर लेफ्ट और मोड़ करके चली 12 मीटर। ठीक है, तो इस केस में हमको यदि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेजर करना होगा तो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पहले नॉर्थ की ओर चली 5 मीटर, फिर साउथ की ओर चली ऑब्जेक्ट 12 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 17 मीटर। ठीक है, जबकि वहीं डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करना चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट, मीन्स फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो ये जब यहाँ से घूमी तो यहाँ 90 का एंगल बना, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला लाइन है वो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, वो ये हाइट और ये बेस दोनों के होल स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब कि 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 144 हो गया, 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 169, यानी कि 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्किल, चलिए पढ़िए लिए। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर अलॉन्ग विद द सर्कमफेरेंस, ठीक है। फॉर्मूला फॉर वन कंप्लीट राउंड बराबर, यहाँ चलिए पाई नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर का है, या ये क्या कहें, डिस्टेंस बराबर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, ठीक है। और जब सेमी सर्किल पर चले तो मतलब कि जब सर्कुलर पाथ पे चले और हाफ राउंड कंप्लीट करे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर, वहीं यहाँ पर लिखा गया है पाई आर, ठीक है। क्लियर है। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वन कंप्लीट राउंड जब कंप्लीट होगा सर्कुलर पाथ पे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा। जब हम किसी सर्कुलर पाथ पे हम हाफ राउंड कंप्लीट करेंगे तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में बताए थे, केस नंबर 2, ये सर्किल का सेंटर हो गया तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और केस 3 है एनी आर्क, जब कोई ऑब्जेक्ट केवल आर्क पे ही ट्रेवल करे तो इस कंडीशन में जो ये आर्क होगा वो डिस्टेंस बताएगा, जबकि इसके बीच का ये कॉर्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। और ये बताएगा डिस्टेंस, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, an object is said to be in uniform motion if it's cover equal distance in equal interval of time, no matter how small those intervals are। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस तरह के मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बिल्कुल सीधा होता है, कि कैसे होता है चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। Objects are doing motion if it's cover equal distance in equal interval of time। चलिए तो ये हमारा डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है और ये टाइम को। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो 2 सेकेंड में, यहाँ टाइम हो गया इन सेकेंड और डिस्टेंस हो गया यानी मीटर, 2 सेकेंड में मान लो कि 10 मीटर जा रही है, ठीक है। 3 सेकेंड में जा रही है 15 मीटर, 4 सेकेंड में जा रही है 20 और 5 सेकेंड में चली गई 25। तो यहाँ देखिए टाइम इंटरवल कितना का है, 1 सेकेंड का है, ठीक है। और डिस्टेंस में कितना है, 5 मीटर का। इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ नीचे हम टाइम को इंडिकेट करते हैं और ऊपर डिस्टेंस को। डिस्टेंस का हम 5-5 का पैमाना लेते हैं, एक एकक मतलब 5 मीटर, ठीक है। और इधर टाइम का हम लेते हैं 2-2 का, ठीक है। 2-2 का मतलब नहीं, 1-1 का मानते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और फिर 5 सेकेंड हुआ। और यहाँ डिस्टेंस हुआ 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो जब समय 2 सेकेंड लिया जा रहा है ऑब्जेक्ट द्वारा, तो यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है? 10। जब समय 3 सेकेंड लिया जा रहा है तो डिस्टेंस क्या है? 15 है, ठीक है। जब 4 है तो कितना है? 20 है, ठीक है। और जब समय 5 हो रहा है तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो? 25। इस तरह हम देखें ग्राफ तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए।